ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी लगातार अपनी रैलियों में ये बातें कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट पावर में आती है तो देश के जो सबसे अमीर लोग हैं उनकी जेब से पैसा निकालकर गरीबों में बांटा जाएगा और इससे समाज में एक इक्विटी मेंटेन की जाएगी। वहीं पर हमारी जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट है वहां से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर होम मिनिस्टर अमित शाह हो, विदेश मंत्री एस जयशंकर हो या फिर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हो, लगातार ये बयान दे रहे हैं कि 4 जून वाले दिन हमारे देश में जो स्टॉक मार्केट है उस पर भारी इंपैक्ट पड़ेगा और अच्छी खासी रैली भी देखने को मिल सकती है अगर भारतीय जनता पार्टी 3rd टर्म के लिए रीइलेक्ट हो जाती है। क्या क्या सच्चाई है इन बातों में और किस तरह से रहने वाली है आगे आने वाले 5 सालों की तस्वीर? क्या बातें जो कांग्रेस कह रही है कि अंबानी अडानी पर बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, क्या ये सच साबित हो सकता है? क्या बातें जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि स्टॉक मार्केट में बीजेपी के आने का एक बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, उससे लोगों को फायदा ही फायदा होगा, क्या ये है सच? जानने की कोशिश करते हैं कि अगले 5 सालों में कौन से वो बिजनेसेस रहते हैं जो कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी के रूलिंग के अंडर फ्लरिश कर सकते हैं। आइए जाने आज इस वीडियो में। सबसे पहले एनालाइज करते हैं ऑपोजिशन पार्टी के लीडर राहुल गांधी के उन बयानों के बारे में जहां वो लगातार कहते रहते हैं कि अंबानी अडानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र हैं और उनके लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं और अगर पावर में कांग्रेस लेड अलायंस जीत जाता है तो उसके बाद से इन बिजनेस पर अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल अगर हम इसे एनालाइज करें तो हमें देखने को मिलता है कि राहुल गांधी का ये जो बयान है वो पूरी तरह से सटीक नहीं बैठता है, क्योंकि भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी कांग्रेस लीड ना कर रही हो, लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर अंबानी अडानी ने $multi-billion प्रोजेक्ट्स को अनाउंस किया हुआ है। अगर हम कांग्रेस रूलिंग स्टेट्स में अडानी ग्रुप के ही प्रोजेक्ट्स को एनालाइज करें तो हम समझ सकते हैं कि किस तरह की इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप कांग्रेस रूलिंग स्टेट्स में कर रही है। बता दें आपको कि साल 2022 में कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रूल करती थी। उस वक्त अडानी ग्रुप ने 65,000 करोड़ के वर्थ के प्रोजेक्ट्स को अनाउंस किया है जो कि राजस्थान में एग्जीक्यूट किए जाने वाले हैं। यहां पर सोलर एनर्जी कैपेसिटी पार्क भी डेवलप हो रहा है जिसकी जो कैपेसिटी है वो 10,000 मेगावाट तक की रह सकती है और इसे अगले 5 से लेकर 6 सालों तक इन्वेस्ट किया जाएगा। साथ ही में अडानी ग्रुप ने तेलंगाना में जो कि एक अगेन कांग्रेस रूलिंग स्टेट है वहां पर भी $multi-billion प्रोजेक्ट्स को अनाउंस किया है, जहां पर अडानी ग्रीन एनर्जी में 5,000 करोड़, अडानी डेटा सेंटर में 5,000 करोड़, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस में 1,000 करोड़ और अंबुजा सीमेंट के जरिए 1,400 करोड़ के करीब के इन्वेस्टमेंट की बात कही जा रही है। वहीं अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज भी वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में जो कि कांग्रेस की अलायंस पार्टी के रूलिंग स्टेट्स है वहां पर भी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रही है। वेस्ट बंगाल में रिलायंस इंडस्ट्रीज आने वाले वक्त में 45,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट करने वाली है, वहीं पर तमिलनाडु के अंदर 35,000 करोड़ के वर्थ के इन्वेस्टमेंट की बात कही जा रही है। तो इन एग्जांपल से ये बात तो साबित हो जाती है कि यहां पर कांग्रेस पार्टी का कोई पर्सनल ग्रज नहीं है अंबानी और अडानी बिजनेसेस से। इसका मतलब ये है कि ये जो बिजनेसेस हैं अपने प्रोजेक्ट्स को जैसे कंटिन्यू कर रहे हैं वैसे ही करते रह सकते हैं। इनके ऊपर रूलिंग गवर्नमेंट के चेंज होने से ज्यादा बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ सकता। तो अब आते हैं स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस के बारे में। देखिए लगातार जो हमारी करंट रूलिंग गवर्नमेंट है वो एग्जांपल्स दे रही है कि स्टॉक मार्केट में कितने ऑल टाइम हाइस लगातार बनते जा रहे हैं हमारे टेन्योर के अंदर और आगे भी अगर तीसरे टर्म में हमारी पार्टी पावर में आती है तो इससे स्टॉक मार्केट में पॉजिटिव इंपैक्ट ही पड़ेगा। लेकिन कैपिटल माइंड जो कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इसके सीईओ दीपक शेनॉय इससे पूरी तरह से अग्री नहीं करते हैं। दीपक शेनॉय का कहना है कि मार्केट का जो रिएक्शन है वो किसी पार्टी स्पेसिफिकली नहीं होता। उनका मानना है कि कोई भी पार्टी पावर में आ सकती है और मार्केट पॉजिटिव या नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है। डिपेंड करता है कि वो पार्टी कितनी ज्यादा स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म करती है। यहां पर दीपक शेनॉय का कहना है कि अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो उसी ही से मार्केट को बूम मिलता है, ना कि इससे कि कौन सी पार्टी पावर में आ रही है। और अगर हम एग्जांपल के तौर पर भी देखें तो यूपीए गवर्नमेंट के जो 10 साल बीते हैं और जो एनडीए गवर्नमेंट के 10 साल बीते हैं, यहां पर अगर हम स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन ड्रॉ करें, जहां पर निफ्टी 50 की ग्रोथ के बारे में बात करें तो यहां पर भी हमें एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर हम कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के साल 2004 से लेकर साल 2014 के बीच
के स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस को देखें तो एवरेज निफ्टी 50 की जो ग्रोथ है ईयरली बेसिस पे 7.6% की रफ्तार से हुई है और वहीं पर जो ओवरऑल एडिशन हुआ है निफ्टी 50 की ग्रोथ में वो 69% से ज्यादा का है। वहीं अगर हम एनडीए गवर्नमेंट के साल 2014 से लेकर साल 2024 के डेटा को एनालाइज करें तो पता ये चलता है कि निफ्टी 50 में एनुअल ग्रोथ 6.9% की रफ्तार से हुई है, जबकि ओवरऑल जो एडिशन है ये 47% से ज्यादा का है। तो यहां पर क्लियरली हम देख सकते हैं कि यूपीए गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है स्टॉक मार्केट की वो ज्यादा बेटर रही है एनडीए गवर्नमेंट के मुताबिक। लेकिन कुछ लोग यहां पर सवाल उठा सकते हैं कि साल 2020 में तो कोविड-19 पैंडेमिक आ गया था जिसकी वजह से मार्केट में 20 से लेकर 25% की गिरावट भी हुई थी। तो शायद आप यहां पर ये नहीं देख रहे कि साल 2008 में जब यूपीए गवर्नमेंट रूल कर रही थी तो लेमन ब्रदर क्राइसिस की वजह से स्टॉक मार्केट में 50 से लेकर 60% की गिरावट दर्ज की गई थी और एवरेजिंग में देखें तो यहां पर यूपीए गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो काफी बेटर रही है। तो इस पॉइंट से ये बात क्लियर हो जाती है कि पार्टी कोई भी पावर में आए इससे फर्क नहीं पड़ता, क्या वो पार्टी एक स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म करती है इससे ज्यादा फर्क पड़ता है। तो अब बात कर लेते हैं उन 5 गोल्ड माइन सेक्टर और इंडस्ट्रीज के बारे में जहां पर अगले 5 सालों में जो ग्रोथ है वो इनएविटेबल रहने वाली है, जिससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी पावर में आती है। पहला जो सेक्टर है वो है एग्रीकल्चर, जिसके बारे में दोनों ही पार्टीज अपने मैनिफेस्टो में मेंशन करती है। हमारे देश में जो किसानी है उसमें 40% से भी ज्यादा देश की आबादी लगी हुई है और इसीलिए इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस सेक्टर में अगले 5 सालों के अंदर हमें बम्पर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। दूसरा जो सेक्टर है वो है रिन्यूएबल एनर्जी का। पूरी दुनिया इस वक्त रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस कर रही है और यहां पर भारत भी पीछे नहीं रह सकता। तीसरा जो सेक्टर है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, जहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है वो भी कमिटेड है और आने वाली जो गवर्नमेंट होगी वो भी कमिटेड रहेगी। चौथा जो सेक्टर है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। हमारे देश में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इतनी अपॉर्चुनिटीज मौजूद है जितनी शायद ही किसी दुनिया के देश में मौजूद हो। लेकिन इन सब के बीच में हमारे देश के अंदर एक ऐसा सेक्टर मौजूद है जिस पर दोनों ही पार्टीज में किसी भी एक के आने से बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि साल 2014 में जब यूपीए गवर्नमेंट पावर से आउट हुई थी तो देश का जो बैंकिंग सेक्टर था उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। एनपीएस रिकॉर्ड हाई पर थे और बैंकिंग हेल्थ पूरी तरह से डिस्टॉर्टेड थी। लेकिन साल 2024 के माहौल में हम देख सकते हैं कि बैंक्स की जो हेल्थ है वो बहुत बेहतर हो चुकी है और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने तो ये भी कहा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करने की जो प्रक्रिया है ये साल 2025 से शुरू की जा सकती है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि कांग्रेस शायद प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में नहीं जाएगी, क्योंकि इन्होंने लगातार प्राइवेटाइज किए जाने पर विरोध जताया है। इसके अलावा भी अगर हम कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो की 2 की हाइलाइट्स को देखें जहां पर युवाओं को रोजगार का वादा किया गया है और गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए का वादा किया गया है। युवाओं से कहा गया है कि आपको गारंटीड 1 साल की अप्रेंटिसशिप मिलेगी और उस अप्रेंटिसशिप के साथ आपको साल का 1 लाख रुपया भी आपके अकाउंट में मिलेगा। वहीं गरीब महिलाओं को भी वादा किया गया है कि अगर आप गरीब महिला हैं तो सालाना आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए क्रेडिट किए जाएंगे। इसी ही के चलते कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कंज्यूमर गुड्स की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी अगर कांग्रेस पार्टी पावर में आके अपने इन वादों को पूरा कर देती है, क्योंकि आम नागरिक पंखा, कूलर, टीवी, एसी इन सब चीजों पर ज्यादा स्पेंड करते हैं जब उनके पास पैसे आते हैं और इसी के चलते जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। वहीं पर कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अगर डिमांड बढ़ती है और सप्लाई क्रंच रहता है तो इन्फ्लेशन बढ़ने के भी चांसेस पूरे हो जाते हैं, जिसके चलते कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर फीजिबिलिटी का सवाल भी खड़ा हो जाता है। वहीं अगर हम बीजेपी के मैनिफेस्टो की बात करें तो इन्होंने कुछ हाई फाई वादे तो नहीं किए हैं, लेकिन जिस तरह के इन्होंने वादे किए हैं उससे पता यही चलता है जो करंट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं यही और बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट हो सकती हैं। तो ये थी वो पूरी एनालिसिस जिससे हमने प्रेडिक्ट करने की कोशिश करी कि आगे आने वाले 5 सालों में क्या क्या हो सकता है देश के अंदर अगर बीजेपी या कांग्रेस में कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ पावर में आ जाती है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। हमारे टेलीग्राम में जरूर जुड़े जहां पर ये इनसाइट्स और बेहतरीन क्विज आपका ही वेट कर रही हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।